अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और आप वहाँ से रेंट ले रहे हैं और मंथली इनकम आपको आ रही है और आपका वहाँ से टैक्स भी डिडक्ट हो रहा है, बाद में टैक्स रिटर्न में आपने किस तरीके से फाइल करना है कि आपको तकरीबन 24% तक की जो टैक्स की सेविंग है वो मिल सकेगी। ये किस कानून में लिखा हुआ है, किस तरीके से आप सेविंग ले सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रखने हैं, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें हैं प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूँ वही महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये एक प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन के हवाले से एक लेक्चर है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस थे। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर देखा, जो पिछली टैक्स रिटर्न थी वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि जो रेंट आप रिसीव कर रहे हैं और जो टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट हो रहा है दोनों में डिफरेंस है। टैक्स रिटर्न में टैक्स कम बनता है और जब आप टैक्स रेंट रिसीव करते हैं तो आपका टैक्स ज़्यादा कट जाता है। तो आप क्या क्या चीज़ें मज़ीद माइनस कर सकते हैं ताकि वहाँ पे जो सेविंग है वो आपकी मैक्सिमम निकल सके। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि मंथली एक बिल्डिंग है, कोई भी आप बिल्डिंग कह सकते हैं, ABC बिल्डिंग है, वो आपने रेंट पे दी हुई है और उसका जो मंथली रेंट आपको आ रहा है वो 1 लाख है और इसको अगर आप मल्टीप्लाई 12 कर लें तो 12 लाख रुपया आप रिसीव कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का रेंट। ये तो हो गया आपका रेंट। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल जो आपका रेंट है वो 12 लाख है। अब जो कानून है, कानून के मुताबिक आपको कुछ डिडक्शन भी अवेलेबल होती हैं। वो कौन सी डिडक्शन है, इसकी आपको मैं पहले थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर कोई रेंट बिजनेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं उनकी सेल है, फिर हम लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल है और फिर हम कहते हैं ये उनका ग्रॉस प्रॉफिट है और फिर हम ये कहते हैं कुछ एक्सपेंसेस हैं। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो वैल्यू आती है, यहाँ पे आके हम जो स्लैब रेट हैं टैक्स के वो अप्लाई करते हैं और टैक्स पे कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के अंदर आपको सेल में से जो उससे रेलिवेंट खर्चे हैं वो सारे माइनस करने की ऑप्शन अवेलेबल है और उसके बाद ये हमें लॉ भी इजाज़त देता है और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वहाँ पे हम टैक्स पे करते हैं। अब ये जो रेंट इनकम है, इससे पहले आज से 3-4 साल पहले इसमें रिडक्शन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इसको भी एक इनकम के जो स्लैब रेट है वो अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। मतलब ये है कि ये आपकी अगर कोई सैलरी आप ले रहे हैं तो रेंट और सैलरी दोनों को जमा करके एक स्लैब रेट अप्लाई होता है। मतलब ये है कि ये सेपरेट नहीं है, इसको कंबाइन कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप रेंट प्लस कोई बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों को जमा करके स्लैब रेट अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि रेंट पे लहदा टैक्स है, बिजनेस पे लहदा है। अब अगर फॉर एग्जांपल रेंट पे 12 लाख है, बिजनेस पे भी 12 लाख है, तो आपको 24 लाख पे टैक्स देना है। जब आपका जो इनकम आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो आपका जो स्लैब रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो ज़्यादा स्लैब पे ओबियसली आपने जो टैक्स देना है वो भी ज़्यादा देना है। अब मसला ये पैदा होता है कि मेरे पास क्या इसी ऑप्शन में क्या ऑप्शन, यानी किसी अगर हम सिनेरियो को कंसीडर करें तो इस पैरामीटर में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मैं क्या डिडक्शन कर सकता हूं। अब जारी बात है, आपने 12 लाख पे टैक्स तो नहीं देना ना, आपने तो ये देखना है कि मैं कानून के मुताबिक मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसमें एक सेक्शन है जो कि 15A एक सेक्शन है, वहां पे हमें लिखा हुआ है, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, वहां पे लिखा हुआ है कि हम क्या क्या आप चीजें माइनस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप माइनस कर सकते हैं वो आप 20% ऑफ रेंट अमाउंट जो है ना वो आपकी माइनस होगी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फॉर्म में। अच्छा, जब आप रेंट की अमाउंट IRS पे लिखेंगे ना तो ये अमाउंट आपको एक्चुअल कैलकुलेट करके दे देगा कि आपका जो एक्चुअल रिडक्शन है वो ये बनती है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो अमाउंट बनती है वो, तो अगर आप 12 लाख का 20% लेंगे तो ये जो अमाउंट आपके पास आएगी वो अमाउंट आ जाएगी 2,40,000। तो लॉ के मुताबिक 12 लाख में से एक आपका ये एक्सपेंस है वो माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ और भी एग्जम्पशन अवेलेबल है कि आपने फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई हुई है और इंश्योरेंस पे आप उसका प्रीमियम पे करते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपने वो भी माइनस कर देना है 28,000, या हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो अमाउंट है ना वो 25,000 है, आप वो भी माइनस कर दें, ये भी माइनस हो जाएगा। ये दूसरी डिडक्शन है। तीसरे नंबर पे ये आता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स दिया हुआ है, मतलब आप प्रॉपर्टी टैक्स भी हम देते हैं बिल्डिंग के ऊपर एनुअल, तो वो भी अमाउंट है, लेट्स से वो 30,000 की अमाउंट है, आप ये भी अमाउंट इसमें से माइनस कर दें। और उसके बाद चौथे नंबर पे ये आता है कि आपने इसके अलावा कोई लीगल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, या हम ये कह सकते हैं, बल्कि आप ये भी ज्यूम कर लें कि आपने कोई फाइनेंसिंग की हुई है, बैंक से कोई लोन लिया है, लोन लेके बिल्डिंग बनाई है, तो वहां पे आप बैंक की जो फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट पे कर रहे हैं
जो इस बिल्डिंग को लेने के लिए, क्योंकि जब आप बैंक से डॉक्यूमेंट या लोन लेते हैं तो एग्रीमेंट पे लिखा जाता है कि ये लोन आप किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। अगर वहाँ पे पर्पज़ ये लिखा हुआ है कि आपने बिल्डिंग बनाने के लिए या रेनोवेशन के लिए लोन लिया है या प्रॉपर्टी लेने के लिए ये लोन लिया है, तो आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी माइनस हो जाएगी। तो हम अज्यूम करते हैं 1 लाख रुपया एनुअल आपकी वो कॉस्ट है, आप वो भी माइनस कर दें। इसके बाद अब ये जो 4 चीज़ें ना, ये तो स्पेसिफिक उस सेक्शन में मेंशन है, वो आपने माइनस कर दी। उसके बाद आता है कुछ इसके अलावा कोई और भी खर्चे थे। हम अज्यूम करते हैं कि आपने कुछ कलेक्शन चार्जेस आपने पे कर दिए। मतलब ये है कि आपने आपकी बिल्डिंग के ऊपर जो आपने कोई किसी एक बंदे को टास्क दिया हुआ है या आप खुद रेंट लेने जाते हैं तो आपका कुछ भी चार्जेस पे करते हैं आपका एक्सपेंस आता है। फॉर एग्जांपल वो 20,000 रुपये एनुअल है, फ्यूल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये फिगर आएगी। फिर उसके बाद आता है कुछ आपने लीगल चार्जेस भी पे किए। मतलब आपने जब रेंट पे प्रॉपर्टी दी तो एक लॉयर ने आपको लीगल एग्रीमेंट बना के दिया, ड्राफ्ट करके दिया, उन्होंने आपसे 30,000 रुपया लिया, ठीक है, वो भी आप यहां से माइनस कर देंगे। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाले 4 ऑप्शन थी ना, ये तो जितनी एक्चुअल अमाउंट है वो सारी की सारी आप माइनस कर देंगे। मतलब 20% जो है वो भी एक्चुअल आपका माइनस हो जाएगा, ये जो आपने एक्चुअल पे किया ये भी माइनस हो जाएगा, और इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स है ये भी एक्चुअल में माइनस हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट भी एक्चुअल में माइनस हो जाएगा। लेकिन आखिरी जो 2 ऑप्शंस है ना, यहाँ पे आके थोड़ा सा एक कानून में इशू क्रिएट होता है। वो क्या कहता है कि आपकी जो टोटल अमाउंट बनती है ना, वो बनती है 50,000, ठीक है। इन दोनों को अगर आप जमा कर लें तो 50,000 बनता है। वो लिमिट लगाता है यहाँ पे। वो लिमिट क्या लगाता है कि जो आपका रेंट है 12 लाख, इसका मैक्सिमम 4% तक आप माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको 12 लाख अगर 4% लें तो 12 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.04 के साथ, ये अमाउंट बनती है 48,000। आपका जो एक्चुअल एक्सपेंस है ना वो है 50,000। तो कानून ये कहता है कि मैं यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो अलाउ करूंगा ना वो 48,000 ही करूंगा। तो आपके लिए डिडक्शन हो जाएगी 48,000 रुपये की, 50 की नहीं होगी। हम इसको दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी यहाँ पे फिगर आ जाती है 50,000, तो इन दोनों को आप जमा करें, ये हो जाएगा 70,000। 70,000 आपका एक्चुअल खर्चा है, लेकिन कानून ये कहता है कि मैंने आपको मैक्सिमम एक लिमिट दे दी है, परसेंटेज दे दी है 4%, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 48,000। इसी तरीके से लेट से ये अमाउंट 20,000 है और ये अमाउंट आ जाती है 10,000, तो आपका एक्चुअल खर्चा कितना हो गया? 30,000। तो अब आप 48,000 माइनस नहीं करेंगे, आप एक्चुअल लेंगे 30,000, क्योंकि ये 48,000 से कम है। अगर कोई अमाउंट 48,000 से ऊपर होगी तो आप उतनी अमाउंट ही लेंगे। यहां पे चूंकि 48 की फिगर है, लेकिन आपने जेन में रखना है 4% ऑफ, 4% ऑफ जो आपका टोटल रेंट है, यानी कि 12 लाख 1.2 मिलियन एनुअल जो है उसका 4% बनता है 48 लाख। तो मैक्सिमम ये माइनस हो सकता है। हाँ, इससे कम होगा तो आप वो लिखेंगे। अब हमारे केस में चूंकि ये अमाउंट 20 और 30 50 बनती थी, तो इस वजह से मैक्सिमम कितना हो सकता है? 48,000। तो हम क्या करेंगे? 48,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने सारा समझाने के लिए आपको यहाँ पे बताया है। तो हम उसी तरीके से 50,000 टोटल था, इसमें से 2,000 माइनस कर देंगे तो बाकी अमाउंट आ जाएगी 48,000, ठीक है। अब आप सारी ऑप्शन को जमा कर लेंगे, मतलब इन सबको माइनस कर देंगे 12 लाख में से। तो हम 1 बाई 1 सबको माइनस कर देते हैं। 12 लाख में से जब आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास जो फिगर आएगी 12 लाख से जब आप सारी चीजें माइनस कर देंगे, सारे एक्सपेंसिव, तो ये फिगर नेट आ जाएगी 8,57,000। यानी कि आपका जो टैक्सीबल रेंट आ जाएगा, जहां पे आपने टैक्स पे करना है, टैक्सीबल इनकम कह सकते हैं, रेंट कह सकते हैं, वो 8,57,000 है। मतलब 8,57,000 रुपये आपकी वैल्यू है। टोटल आपको पता है कि 1.2 मिलियन था, माइनस सारे खर्चे किए तो ये रेंट आ गया। अब इस रेंट के ऊपर आप क्या करेंगे? स्लैब रेट जो है वो अप्लाई कर देंगे, जो कि एनुअल स्लैब रेट है, जो बिजनेस, इंडिविजुअल या एओपी पे चार्ज हो रहे होते हैं। अब एक चीज याद रखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक होता है जो चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स, ठीक है। चार्जेबिलिटी से मुराद ये यहाँ बल्कि पहले हम लिख लेते हैं, एक होता है विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है, और एक होता है चार्जेबिलिटी। यानी कि चार्जेबिलिटी से मुराद ये है कि जो आपने एनुअल इनकम के ऊपर टैक्स देना है। अब जब आप रेंट पे आपने प्रॉपर्टी दी हुई है तो आपका पर मंथ जो रेंट है ना वो 1 लाख है और एनुअल रेंट बनता है 12 लाख रुपया। तो जो पार्टी आपको टैक्स रेंट पे करेगी वो आपको टैक्स डिडक्ट करेगी सेक्शन 155 के मुताबिक। वो सेक्शन क्या कहता है कि अगर 3 लाख तक रेंट है तो कोई टैक्स विदड्रॉल नहीं होगा, निल है,
ये एनुअल की बात कर रहे हैं। 3 लाख 1 से लेके 6 लाख तक जो वैल्यू है उसके ऊपर 5% है। इसी तरीके से 6 लाख 1 से लेके जो 12 लाख तक शायद वैल्यू है उसके ऊपर जो वैल्यू है अमाउंट है वो 10%। आप देख लीजिएगा जो भी एक्चुअल होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि यहाँ पे बुक से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 6 लाख से 20 लाख तक है, तो 20 लाख तक जो वैल्यू है वो बनती है टोटल 10% इस पर चार्ज होता है। अब अगर आप ये एग्जाम्पल लें तो 3 लाख तक जीरो है, 3 से 6 यानी कि 3 लाख बनता है, इस पे टैक्स आ जाएगा 15,000। मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 6 लाख और 3 लाख का, तो अमाउंट आएगी 6 लाख माइनस 3 लाख, तो ये 15,000 आ जाएगा। 3 लाख के ऊपर 15%। उसके बाद अमाउंट आती है 6 लाख से ऊपर जो अमाउंट है 12 लाख तक, तो वो 10% है, तो 60,000 वो आ गया। तो आपका टोटल टैक्स बनेगा 75,000 रुपया। ठीक है, अब ये टैक्स आपका डिडक्ट हो चुका है जब आपने रेंट रिसीव किया है। अब मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जिसके ऊपर हमने भी काफ़ी बार चीज़ हाईलाइट की है और आपने भी की होगी कि हमारी टैक्सीबल इनकम है 8,57,000 सारी चीज़ें माइनस करने के बाद। मैं जैसे ऊपर आपको एग्जांपल दी थी, दोबारा दे देता हूं कि ग्रॉस रेंट माइनस यानी कि 12 लाख ग्रॉस रेंट है, इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस किए, अदर एक्सपेंसेस हो चुके, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करने के बाद जो हमने ऊपर कैलकुलेशन की वो कितनी अमाउंट आई, 8,57,000। अब ये जो है इसके ऊपर हम टैक्स रेट अप्लाई करेंगे जो कि कम होगा इस 75,000 से, क्योंकि इसमें से 6 लाख के ऊपर तो वैसे ही टैक्स नहीं है, यानी कि 6 लाख तक तो टैक्स है ही नहीं है। बाकी जो 2,57,000 है उसके ऊपर मेरे ख्याल में जो बिजनेस स्लैब रेट है वो शायद 8% या 5% है, वो अप्लाई होगा। लेकिन फिर भी जो अमाउंट बचती है वो 75,000 नहीं बनती, यानी कि हमारी जब आपने रेंट रिसीव किया तो उस टाइम पे रेंट था 12 लाख रुपया और जिसने भी आपका टैक्स डिडक्ट किया वो 75,000 रुपया कर लिया, यानी कि 75,000 जो टैक्स आपका डिडक्ट हो गया। तो आपकी टैक्सीबल इनकम है 8,57,000, टैक्स आपका डिडक्ट हो रहा है 12 लाख। अब ये इनकम क्यों कम हुई, क्योंकि सारे खर्चे कानून के मुताबिक माइनस हुए और ये जो अमाउंट कम हुई तो इस पर टैक्स कम बनता है, यानी कि टैक्स रेट वैसे ही कम है और क्योंकि इनकम कम हो गई है आपका टैक्स ज़्यादा कटा हुआ है। इस केस में हमेशा आपका रिफंडेबल टैक्स ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि जब आप रेंट रिसीव करते हैं तो टैक्स कटता है ज़्यादा अमाउंट के ऊपर, लेकिन टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं तो इनकम कम हो जाती है क्योंकि खर्चे माइनस होते हैं, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। जब प्रॉफिट आपका या नेट ग्रॉस रेंट का नेट जो रेंट है कम होता है तो कम रेंट के ऊपर कम टैक्स चार्ज हो रहा होता है, तो हमारा हमेशा जो टैक्स है वो रिफंडेबल क्रिएट होता है। इसके ऊपर हमने 2-3 बार FBR से भी डिस्कस किया, आपसे भी हमारी डिस्कशन हुई, लेकिन अभी तक कोई इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आई। अब इसका बेनिफिट कब होता है, अगर तो आपके पास 2 प्रॉपर्टी हैं, एक प्रॉपर्टी का रेंट जो है वो 1 लाख जैसे अभी हमने डिस्कस किया, दूसरी प्रॉपर्टी का रेंट है फॉर एग्जांपल आपका 20,000 30,000 और वो अगली पार्टी आपका टैक्स डिडक्ट नहीं कर रही, तो इस केस में आप दोनों प्रॉपर्टी की इनकम शो करें और कंबाइन करें। टैक्स आपने नहीं देना क्योंकि आपका टैक्स ऑलरेडी ज़्यादा कटा हुआ है, वो इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा और आपकी अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपकी वाइट मनी या लीगल सोर्स जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। आपको पता है नए रूल के मुताबिक आप जो है सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए, तो आप इसको डिक्लेयर कर दें। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, मैंने अक्सर टैक्स रिटर्न में देखा है ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, बस सिंपल रिफंडेबल शो कर देते हैं और जो एक्चुअल में टू द एक्सटेंड उतनी अमाउंट आप शो कर सकते हैं लेकिन आपने नहीं की तो आपका वाइट सोर्स कम होता है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप क्या करते हैं, रेंट भी ले रहे हैं प्लस आपकी बिजनेस इनकम भी है, इस केस में भी आपका सारा जो रेंट के केस में ज़्यादा टैक्स डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका कोई पेबल निकलता तो कम हो जाएगा। रेंट में ज़्यादा कटा हुआ है, बिजनेस पे कम कटा हुआ है, दोनों का डिफरेंस नेट आप पे करेंगे तो आपका अल्टीमेट जो है वो बैलेंस कम हो जाएगा, एडजस्ट हो सकता है। इसी तरीके से कोई और इनकम है उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है। तो आपकी अगर हिस्ट्री ये है, मतलब हर साल आपका इस तरीके से रिफंड निकल रहा है, तो आपको ये तो ज़हन में रख लें कि आपको रिफंड मिलने वाला नहीं है, क्योंकि रिफंड के ऑप्शन में जाएंगे, निकलवाएंगे, उसमें टाइम भी लगाएंगे, रिसोर्सेज भी लगाएंगे, पैसे भी लगाएंगे, तो फिर भी रिफंड पूरा नहीं मिलता। उससे बेहतर है कि आप टैक्स रिटर्न में प्लानिंग करें ताकि आपका लीगल सोर्स या वाइट मनी भी ज़्यादा हो जाए। ये एक टेक्निकल पॉइंट था जिसकी आपने प्लानिंग करनी है। ऑब्वियसली हर रिटर्न में डिफरेंट सिनेरियो होता है, कोई ना कोई ऑप्शन निकल आती है, आप उसको देखें, स्टडी करें अपनी रिटर्न में, बजाय कि हर साल रिफंडेबल लेके चलते जाएं, आप उसको यूटिलाइज करें। तो मेरी ऑप्शन या मेरी जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उन सबको यही मशवरा होता है कि हम इसको प्लान करके चलते हैं कि अगले साल में हमने हर साल रिफंड नहीं दिखाना, हमने इसको एडजस्ट करना है ताकि हमारा लीगल सोर्सेज
या लीगल मनी जो है, वाइट मनी, वो ज़्यादा हो सके। तो ये आपने एक चीज़ जो है इसका भी प्लान करना है। बहरहाल खैर, मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखनी है। 15A सेक्शन के मुताबिक आप इसको एडजस्ट करेंगे। 155 के मुताबिक आपका टैक्स डिडक्ट होता है, वो हमेशा ज़्यादा होता है, इनकम आपकी कम हो जाती है, हमेशा रिफंडेबल क्रिएट होता है। उसको प्लान कर लें कैसे आपने करना है, वो 2-4 मैंने ऑप्शन आपको बता दी हैं कि आप किस तरीके से उसको ले सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। साल के एंड पे जाके हमें जो है वो कोई अगर गाइड कर दे तो ठीक है, अदरवाइज हम उसका कोई प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते। तो आपको ड्यूरिंग द ईयर इसको प्लान करना है कि ताकि 30 जून पर जाके आप इसका बेनिफिट ले सके। अदरवाइज साल गुजर चुका होता है, कुछ होता नहीं है, अगले साल फिर आप भूल जाते हैं और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो जहाँ पे आपका नॉलेज की वीकनेस है या कोई आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपने आप को अपडेट कीजिए और उसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि अदरवाइज एक अमाउंट चलती जाएगी, आपको बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्लान कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप किसी ना किसी तरीके से उस ऑप्शन से बेहतर है जो आपके रिफंड क्रिएट हो रहा है, आप प्लान करके उस ऑप्शन को किल कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं किसी और ऑप्शन में। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।